ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक एनुअल अपने टारगेट्स जो हैं वो सेट किए होते हैं। तो जब देखते हैं क्वार्टर वाइज भी उसको रिव्यू करते हैं, मंथ वाइज भी करते हैं। अब स्पेशली जिस तरह से जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो इस साल के टारगेट्स हैं उनको अब वो मतलब वीकली बेसिस पे देखते हैं और रिव्यू करते हैं कि हमने ये प्लान किया था, इतने हमारे नंबर्स हैं और ये टारगेट जो है ये अभी हमारा स्टिल पेंडिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो उसको मतलब वीकली बेसिस पे देख रहे होते हैं ताकि हम जब साल के एंड में क्लोजिंग की तरफ जाएं तो हमारे जो टारगेट्स हैं हम उनको अचीव कर रहे हों। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। आपने जो टारगेट्स बनाए हैं, जो स्ट्रेटजीज डिजाइन की है, आप उसको ड्यूरिंग द ईयर कंटिन्यूसली रिव्यू करते हैं। राइट आसिम, बिल्कुल ऐसा ही है। ताकि ये नहीं है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप चेक करें कि जी हमारे टारगेट्स मीट हुए या नहीं हुए। अगर तब नहीं हुए तो देन यू कांट डू एनीथिंग, there will be nothing to do. So during the year आप रिव्यू करते हैं ताकि during the year आप चेंज कर सकें, अपने प्लान को चेंज कर सकें, आपके हाथ में कुछ हो, टाइम हो। आफ्टर 1 month, आफ्टर 2 months, आफ्टर 3 months आप इसको कंटिन्यूसली रिव्यू करते हैं। अगर 3 माह के बाद आप देखते हैं जी हमारी परफॉर्मेंस नहीं उसके अकॉर्डिंग है, तो आप चेंज कर सकते हैं अपने प्लान को, अपने जो भी फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। Otherwise, at the end of the year, so there will be just one answer, yes or no. हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो बस अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं होता है, आप इसको चेंज करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की 3 स्टेजेस हैं, 3 कहने के डायमेंशंस हैं उस प्रोसेस की। देन जी एक और वो बात कर रहे और एंगल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ही, that integrating intuition and analysis। दो चीजें हैं जिसकी बेस पे हम डिसीजंस लेते हैं, जिसकी बेस पे हम प्लानिंग करते हैं। क्योंकि जब भी प्लानिंग की बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट फ्यूचर, एंड व्हाट वुड हैपन इन फ्यूचर in real terms we cannot know in exact that what will happen in future, what will happen tomorrow. We are talking about tomorrow, we are talking about what we will do tomorrow, what we will, you can say, have to do in order to achieve our results for next 1 month, 6 months or 1 year. So कल क्या होगा, कल क्या चेंजेस आएंगी, मार्केट किस तरफ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, कम होगी, कस्टमर्स की चेंज, जो प्रेफरेंसेस हैं उनमें क्या चेंज आएगी, ये सब कुछ वो है जो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। अब फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट करना है, डिमांड बढ़नी है कि कम होनी है, प्राइसेस आपकी रॉ मटेरियल की बढ़नी है कि कम होनी है। आपकी सारे डिसीजन यही है कि मैंने बाइंग करनी है, मैंने परचेजिंग करनी है नहीं करनी, मैं पहले से जो सा है वो प्राइसेस जब कम है तो बाय कर लेता हूँ ताकि प्राइसेस का जो बेनिफिट है वो मैं ले सकूं, कवर कर सकूं। ये सारे डिसीजंस, ये सारे आपके एनालिसिस, ये प्रेडिक्शन कि प्राइस बढ़ेगी कम होगी, डिमांड बढ़ेगी कम होगी, ये किस तरह आप प्रेडिक्ट करेंगे, ये फोरकास्ट किस बेस पे करेंगे। कहते हैं दो चीजें हैं जो आपको ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प आउट होती हैं, एक है इंट्यूशन और दूसरा है एनालिसिस। इंट्यूशन एंड एनालिसिस। इंट्यूशन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम योर साइड, व्हाट इज इंट्यूशन? ये सर हमने इंट्यूशन लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें भी इंट्यूशन के हवाले से डिस्कस किया था। यानी आप उसे गट फीलिंग भी कह सकते हैं कि एक अगर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो सिनेरियो को देखते हुए ये समझता है कि भाई अब इसमें इस मार्केट में इस प्रोडक्ट के हवाले से राइज आ रहा है या इसमें आगे हमें डिप आएगी। राइट, ये बिल्कुल जी सिद्धार्थ साहब। सर इंट्यूशन यही है कि आपने अपने इंटरनली इसको थिंकिंग के साथ, एनालिसिस के साथ अब फ्यूचर को प्रोडिक्ट करते हैं कि हमारी जो ये छठी इस क्या कह रही है। इंट्यूशन राइट जी, जी छठी बिल्कुल इंट्यूशन है जी मेरा
जी इफ्तिखार इफ्तिखार भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इफ्तिखार सर। अच्छा सर, इंट्यूशन ये है कि आप किसी चीज को कितनी जल्दी समझ लेते हैं, या एक चीज आपके सामने रखी गई है या बयान की जा रही है, आप उसको कितना बेटर परसीव कर रहे हैं, या कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज के बारे में। जी बिल्कुल ठीक है। आसिम भी जैसे बात करें, लास्ट हमारा जो कोर्स था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, तो बिहेवियर में भी हमने इंट्यूशन की बात की थी। इंट्यूशन इज अबाउट योर पर्सनल फीलिंग्स, दैट इज अबाउट योर पर्सनल experience, your internal experience, expertise, your personal knowledge, उसकी बेस पे जो आपकी थिंकिंग है, दैट इज योर इंट्यूशन। तो अगर मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि जी कल को प्राइसेस बढ़ जाएंगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेता हूँ, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो ये अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज है, मेरी जजमेंट है, मेरी ओपिनियन है, मेरी फीलिंग है, तो हम इस सब को इंट्यूशन बोलते हैं। दूसरी चीज है एनालिसिस। एनालिसिस डाटे की बेस पे होता है, एनालिसिस फैक्ट्स का किया जाता है। तो अगर मैं यही फोरकास्टिंग, ये प्रिडिक्शन अपने पर्सनल नॉलेज की बजाय पास्ट का डाटा, हिस्टोरिक डाटा या कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करते हुए उनकी बेस पे फाइंडिंग्स करता हूं, तो वो एनालिसिस कहलाएगा। कि मैं करंट डाटा लेता हूं, फैक्ट्स लेता हूं कि भाई इस टाइम कितनी कंपनीज काम कर रही हैं, इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी की पोजीशन क्या है, इस टाइम रॉ मटेरियल की सप्लाई कितनी है, इस टाइम पॉपुलेशन के एस्पेक्ट्स क्या है, जो भी फैक्ट्स हैं जो उस मेरी प्रोडक्शन से रेलेवेंट है, जो उससे रेलेवेंट डाटा है, अगर मैं उस डाटे की बेस पे कुछ फाइंडिंग्स कर रहा हूँ, तो वो एनालिसिस कहलाता है। कहते हैं जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में इसको ये सारी फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं, तो क्या वो स्ट्रेटजीज एनालिसिस की बेस पे होनी चाहिए, या वो स्ट्रेटजी आपकी पर्सनल इंट्यूशन की बेस पे होना चाहिए। यहाँ पे वो एडवर्ड डेमिंग, एक मैनेजमेंट में बड़ा नाम है, डेमिंग का फिलोसोफर है, मल्टीपल बुक्स एंड राइट आउट की हैं। वो कहते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, ऑल अदर्स ब्रिंग डाटा। इन गॉड वी ट्रस्ट, कि सिर्फ गॉड है, अल्लाह है जिस पे हम यकीन रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि एज मुस्लिम डेफिनेटली उसमें हम कोई डाटा की बेस पे, कोई फैक्ट की बेस पे यकीन रखने को फोर्स या यू कैन से बाउंड नहीं है। कि अल्लाह है, इस बात को मानने के लिए डाटे की जरूरत नहीं है, वो हमारा यकीन है, वो ट्रस्ट है, विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी डाटा। नो डाउट उसमें निशानियां हमारे लिए बहुत सारी हैं, ये जितना निज़ाम है कायनात का, ये सारा फैक्ट है, इस बात को प्रूव करता है कि कोई है जो इस निज़ाम को, इतने बड़े सिस्टम को चला रहा है, और वो डेफिनेटली अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन मतलब इसके अलावा भी हमें इस बात पे ट्रस्ट है एज मुस्लिम, कि भाई अल्लाह है जो सारा कुछ जिसके इख्तियार में है। कहता है इसके अलावा सारा कुछ दैट इज बेस्ड ऑन डाटा, मतलब कोई भी बात है, कोई भी आपकी वर्किंग है, वो फैक्ट्स और डाटा की बेस पे होगी। Strategic management process can be described as an objective, logical, systematic approach for making major decisions. Objective, that means not subjective. Objective जो defined है, logical है, rational है, systematic approach है। You can say कि systematic scientific approach है, गैस की बेस पे नहीं है, तुक्के नहीं है, अंदाजा नहीं है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म, मेथड्स की बेस पे हम डिसीजंस लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसका नाम है, तुक्कों का नाम नहीं है, गैस का नाम नहीं है। इट इज नॉट अबाउट, यू कैन से कि अंदाजा है, किसी का अंदाजा कभी चल गया, कभी फेल हो गया, चल गया तो कामयाब, ना लगा तो वही फेल। तो इट इज नॉट लाइक हवा में तीर छोटा, इट इज सिस्टमैटिक, रैशनल, हमेशा उस पे होता है। तो कहते हैं जी हमारे दो अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। Based on past experience, judgment and feeling, most people recognize that intuition is essential to making good decision.
ये भी जरूरी है, इनको इग्नोर नहीं हम कर सकते, इनको हम बिल्कुल ऑब्सोलीट नहीं कर सकते। पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि अनसर्टेन और बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें आपको पास्ट का डाटा नहीं मिलता है। सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कोई हिस्टोरिक फाइंडिंग्स नहीं मिलती हैं। ऐसी अचानक सरप्राइज और अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स के लिए डेफिनेटली इंट्यूशन इम्पॉर्टेंट है, एक्सपर्टीज इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल जो आपका नॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में एनालिसिस और फैक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। अगर एक पर्सन सिर्फ इस पे बात करे कि जी मैंने अपना ज़हन बना लिया है, मेरा माइंड ये कह रहा है, मेरा दिल ये कह रहा है, मैंने वही करना है, मुझे ना बताओ कि इस टाइम मार्केट के रियल सिनेरियोज क्या है, तो वो डेफिनेटली रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये सही अप्रोच नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दोनों को कदर इंटेग्रेट करें, दोनों को मिलाएं, इंट्यूशन भी मिलाएं, फैक्ट्स भी मिलाएं। जहाँ पे फैक्ट्स अवेलेबल हैं उन फैक्ट्स को डेफिनेट एनालिसिस करें। अगर आप फैक्ट्स को इग्नोर करते हुए अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, नहीं नहीं मुझे तो पता है या मैंने तो अपने हिसाब से चलना है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। डेफिनेट मार्केट ट्रेंड्स, डाटा, फैक्ट्स को काउंटर करें, एनालिसिस करें, उसका रियल टाइम एनालिसिस करें और इंट्यूशन को कंबाइन करें। कहता है ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक चीज को, आइदर और वाली सिचुएशन नहीं है कि दोनों में से एक एनालिसिस भी जरूरी है और इंट्यूशन भी जरूरी है। सो ये एक पॉइंट जस्ट उससे रिलेवेंट था। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अडेप्टिंग टू चेंज। वही बात कर रहे हैं कि सक्सेसफुल होने का मार्केट में एक ही तरीका है, अडेप्टिंग टू चेंज, फ्लेक्सिबल होना, चेंज को एक्सेप्ट करना, चेंज को अडेप्ट करना। अगर आप चेंज नहीं करेंगे खुद को, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, जो मार्केट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, जो कस्टमर चेंजेस डिमांड कर रहे हैं, तो आप शॉर्ट टाइम में सक्सेसफुल होंगे, बट अर्ली मार्केट में बाकी कंपनीज के साथ compete करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। हमें एक नहीं थाउजेंड्स ऑफ ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं कि बड़ी कंपनीज जो एक टाइम में बड़ा नाम था हर इंडस्ट्री में, चाहे वो बेवरेजेस इंडस्ट्री थी, चाहे वो कोई और इंडस्ट्री थी, बड़े बड़े नाम मार्केट से कुछ ही अरसे में ऑब्सोलीट हो गए क्योंकि उन्होंने चेंजेस को अडाप्ट नहीं किया। हम मोबाइल फोन्स में आते हैं तो सबसे बड़ा नाम नोकिया का, एक टाइम पे मार्केट लीडर, लेकिन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट उस तरह से अडेप्ट नहीं कर सके स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के अंदर। और विद इन फ्यू इयर्स, विद इन वेरी फ्यू इयर्स, 2007-8 जब आईफोन लॉन्च हुआ, उसके 5 इयर्स के अंदर 2013 के अंदर आपको नोकिया का कोई भी मोबाइल मार्केट में नहीं नजर आता था compete करता हुआ। सो विद इन वेरी शॉर्ट टाइम वो ऑब्सोलीट हो गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने चेंजेस को अडाप्ट नहीं किया। So the rate and magnitude of changes that affect organization are increasing dramatically. आजकल बढ़ गई हैं, पहले इतनी चेंजेस नहीं थी। So firms must be adept at adapting, adept at adapting। अडेप्ट करने में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और यू कैन से ऑर्गेनिक होनी चाहिए, इतनी ज्यादा उनमें कैपेसिटी हो कि वो चेंजेस को आराम से इनकॉर्पोरेट कर सकें। जी शहजाद, आपका एक पॉइंट है जी। सर ये कोडैक की एग्जांपल भी है इसमें, जी वो बिल्कुल, भी एग्जैक्टली, डेफिनेटली आपने बिल्कुल इसमें शेयर सिस्को किया। था। बिल्कुल जी, एक टाइम पे मतलब फोटोग्राफी में सबसे बड़ा नाम कोडैक का था, मार्केट लीडर था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, डिजिटल फोटोग्राफी आई, नहीं उन्होंने वो चेंजेस ऑप्ट की, ट्रेडिशनली उसी पे रहे। मतलब फिल्म्स आती थी, जब फिल्म्स चलती थी तो वो कोडैक की सबसे हाई क्वालिटी और टॉप पे नाम था, लेकिन वो खत्म हो गई। आज हमें उसका बिल्कुल, मेरा ख्याल है
नाम भी खत्म नहीं है याद बिल्कुल। आता। जी बिल्कुल राइट। सो ये जी चेंजेस के रेलेवेंट है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसलिए हेल्पफुल है कि हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं और फ्यूचर में हम अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए अडाप्ट करते हैं, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्ग टाइम में सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती है। और स्पेशली अब जो सा है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाउंड्रीज भी एलिमिनेट हो गई हैं, जो आपके कंपैटिटर्स हैं वो भी ग्लोबल हो गए हैं, आपके कस्टमर्स वो भी ग्लोबल हो गए हैं, आपके सप्लायर्स वो भी ग्लोबल हो गए हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ग्लोबल है। मतलब अब वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, अब लिमिटेड सिनेरियो नहीं है। इस ग्लोबल सिनेरियो के अंदर चेंजेस और ज्यादा रिक्वायर्ड भी हैं और इसेंशियल भी हैं। नेक्स्ट देयर आर सम की टर्म्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो बार बार हम जिन पे बात करेंगे, पूरी बुक के अंदर ये बार बार टर्म्स आएंगी, तो इनको हम जो सा है वो रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप हो जाए। फर्स्ट टर्म है जी कंपैटिटिव एडवांटेज। आपके एंड से हमने ये टर्म्स कहीं ना कहीं जरूर किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी होंगी, तो आपके एंड से जी हैंड रेज करके शहजाद साहब ने अगेन किया, लेकिन अब मैंने इनको नहीं मौका देना। बाकी भी 21 पार्टिसिपेंट्स इस टाइम है, तो जस्ट एक ही पर्सन के साथ तो क्लास नहीं हो रही, बाकी लोगों में भी मुझे मैंने आपके अटेंडेंस भी उसकी पिक्चर लेनी है, तो एक तो अपने आईडी को ओरिजिनल नेम से राइट अप करें, सेकेंडली जो सा है वो अपनी पार्टिसिपेशन को शो करेंगे, तो आपकी तभी वो इवैल्यूएशन हो सकेगी। जी कोई और हैंड रेज नहीं हुआ जी अभी तक। साजिद है जी, साजिद। साजिद अपने माइक को अनम्यूट करें और बात करें जी। बिल्कुल जी, शायद कोई इशू हो उनके इंटरनेट के नेट पे। जी कोई और स्टूडेंट प्लीज जी जल्दी करें। मोहम्मद बिलाल है जी, बिलाल है हमारे साथ। बिलाल कनेक्ट करके कहाँ पे हैं जी, सुन रहे हैं? मोहम्मद बिलाल। इसका मतलब है कि ये हमारे साथ ही नहीं है इन्होंने बस। मोहम्मद शकील। शकील रिस्पॉन्ड करें जी। मेरा ख्याल कनेक्ट करके तो शायद चले गए हुए हैं जो। शकील आपको आवाज आ रही है जी, रिस्पॉन्ड करें, अपने माइक को अनम्यूट करें। जी सर आ रही है जी बताएं कंपैटिटिव एडवांटेज के बारे में। सर। नो आइडिया सॉरी। कंपैटिटिव एडवांटेज का नो आइडिया? फोर्थ सेमेस्टर है यार, 10,000 दफा तो बात हो चुकी होगी क्लास में। सर कंपेटिटिव एडवांटेजेस जो है ना, इसमें जो मुझे आइडिया है कि वो ये कि आपके जो अदर कंपनीज आपकी अपनी कंपनीज के साथ कंपेटिटर्स हैं, उनके प्रोडक्ट को और अपनी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए आप सस्ते चीपली जो प्राइस है उसको आप कैसे करते हो, अपनी प्रोडक्ट को कंपेयर कैसे करते हो अदर कंपेटिटर्स के साथ, जी बिल्कुल राहिला जी, या इसी तरह सर्विसेज से को आप कैसे इजीली उसको कंपेयर करते हो? राइट जी। कंपैटिटिव एडवांटेज सिंपल सा पॉइंट, कंपैटिटर्स पे एडवांटेज होना, कंपैटिटर्स से बेहतर होना, कंपैटिटर्स पे आपका कोई एज है, तो दैट इज योर कंपैटिटिव एडवांटेज। एडवांटेज ओवर योर कंपैटिटर्स। वो एडवांटेज क्या हो सकता है? वो आपकी कुछ भी ऐसी
क्वालिटी, कोई ऐसा फीचर, कोई आपका ऐसा एस्पेक्ट जो दूसरों से बेहतर है। वो कोई रिसोर्स हो सकता है, वो कोई स्किल हो सकती है, वो जी, आपकी आपके रिसोर्स हो परफॉर्मेंस सकते हैं, हो आपके रॉ सकती है मटेरियल हो सकती है, आपकी जी, वो क्वालिटी रॉ हो मटेरियल सकती हो है। सकता है, वो आपके लिंक्स हो सकते हैं, वो आपका सप्लायर हो सकता है, वो आपका कैपिटल हो सकता है। किसी भी चीज में, किसी भी एस्पेक्ट में आप अपने कंपैटिटर से बेहतर हैं, तो वी कॉल इट कंपैटिटिव एडवांटेज। एडवांटेज, यस सर। Activity a firm does specially well, a firm does specially well compared to activities done by rival firms. कोई चीज जो आप दूसरों से बेहतर करते हैं, वो आपका एडवांटेज है। Any resource a firm possess that rival firms desired. कोई ऐसी चीज जो आपके पास है, जो दूसरे चाहते हैं, उनके पास नहीं है, आपके पास है, ये आपका एडवांटेज है। वो कोई मशीन हो सकती है, वो कोई सर लेबर हो इवन सकती है, हमारी वो जो कैपिटल हो क्रेडिट सकता है। वर्थीनेस है, हमारी जो गुडविल है, समटाइम्स हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में एक जो मैन्युफैक्चरर है उससे ये एडवांटेज होता है कि जो सप्लायर है उसके साथ उसका पेमेंट साइकिल इस तरह से है कि उसको कुछ डेज जो है लाइक 1 वीक या 2 वीक्स जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो इसमें उसको कंप्यूटर जो है उस पर एक अच्छा खासा एज मिल जाता है। तो ये एग्जैक्टली सारी जी, चीजें बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल ठीक आसिम कह रहे हैं जी। आपका इतनी रेपुटेशन अच्छी है, आपकी गुडविल ऐसी है, पेमेंट्स के रेलेवेंट, आपको जो सप्लायर है वो रिलैक्सेशन, वो आपको ग्रेस पीरियड देता है कि आप गुड्स बाय करके उसकी पेमेंट 15 डेज के बाद कर लें। एक दूसरी कंपनी है, उसको पेमेंट की ये फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए पेमेंट क्राइटेरिया सख्त है कि आप पहले पेमेंट दें, देन आपको जो सप्लाईज हैं वो मिलेंगी। अब उसके लिए 15 दिन की पेमेंट का सर्कल भी बिजनेस के अंदर मैटर करता है। अब उसने पहले पैसे जनरेट करने हैं, डिपॉजिट करवाने हैं, तब उसको गुड्स डिलीवर होनी है, डिस्पैच होनी है। दूसरी कंपनी को बगैर पैसे जमा करवाए गुड्स डिस्पैच हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा रिसोर्स है जो दूसरा चाहता है यार कभी मुझे भी ये 15 दिन की सहूलत मिल जाए ना पेमेंट में, तो मेरा भी जो सर्कल है वो चल जाए। तो ये भी कंपैटिटिव एडवांटेज है। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप दूसरों से बेटर करते हैं, वो आपका कंपैटिटिव एडवांटेज है। वो कुछ भी हो सकता है। और ये सारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो अल्टीमेट कंसर्न है वो यही है, कंपैटिटर्स पे कोई बेनिफिट, कोई एडवांटेज वो गेन करना। कहते जी नॉर्मली अ फर्म कैन सस्टेन अ कंपैटिटिव एडवांटेज फॉर ओनली अ सर्टेन पीरियड बिकॉज ऑफ राइवल फर्म्स इमिटेटिंग एंड अंडरमाइनिंग दैट एडवांटेज। अब कंपैटिटिव एडवांटेज आपको है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए है, वो थोड़े से टाइम के लिए है। राइवल फर्म ने भी उस एडवांटेज को एक्वायर कर लिया, तो आपका वो बेनिफिट खत्म हो गया, आपका वो एज खत्म हो गया, आपका वो एडवांटेज खत्म हो गया। दूसरे ने भी किसी तरह से वो सहूलत ले ली, उसने कोई गारंटी दिलवा दी, उसने किसी पर्सन को अंदर लिंक डलवा दिया, किसी पर्सन की गारंटी, किसी बैंक की गारंटी ले दी। अब वो कंपनी उस पर भी ट्रस्ट करते हुए डिस्पैच कर रही है, 15 दिन का ग्रेस टाइम दे रही है, तो आपका एडवांटेज खत्म हो गया। कहते हैं एडवांटेज को शॉर्ट टाइम के लिए नहीं लेना, बल्कि सस्टेन्ड कंपैटिटिव एडवांटेज, ऐसा कंपैटिटिव एडवांटेज जो सस्टेन करे, वो मेरा एडवांटेज कायम रहे। वो मेरा एडवांटेज खत्म हो जाएगा अगर दूसरे के पास भी वो चीज आ गई। वो कैसे? इमिटेटिंग, या तो दूसरा फर्म उस एडवांटेज को कॉपी कर ले, इमिटेट कॉपी करना, एंड अंडरमाइनिंग, या उसको एक्वायर कर ले कि कोई ऐसी मशीन थी जो मेरे पास थी, उसके पास नहीं थी, या तो वो मशीन ले आए, या वो मेरा फीचर था प्रोडक्ट का, उसने उस फीचर को कॉपी कर लिया। आप प्रोडक्ट्स में देखते हैं अक्सर एक कंपनी, एक उसका एडवांटेज होता है कि उसके फीचर है प्रोडक्ट में, दूसरे का नहीं है, वो उसको कॉपी कर लेती है अपनी प्रोडक्ट में भी, नेक्स्ट में वो फीचर ले आती है, उसका वो एडवांटेज वो लूज हो जाता है। सो ये है सस्टेन्ड कंपैटिटिव एडवांटेज, लॉन्ग टाइम उसको सस्टेन करना। दैट इज बाय कंटिन्यूअली अडैप्टिंग टू चेंजेस इन एक्सटर्नल ट्रेंड्स एंड इवेंट्स एंड इंटरनल कैपेबिलिटीज। वो कंटिन्यूअली चेंज करते रहना। एक ही एडवांटेज रखेंगे तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। वो तभी सस्टेन करेगा जब आप नई से नई चीजें उसमें सर्च आउट करते रहेंगे। इफेक्टिवली फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग स्ट्रेटजी, और उसको
इफेक्टिवली अपनी स्ट्रेटजीज को भी रिवाइज करें। उस्मान बदर है हमारे साथ जी, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी उस्मान। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर इसमें ये है कि इसमें ब्रांड नेम काउंट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक जापानीज चीज है और चाइना भी वो चाइना प्रोडक्ट बनाता है, तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो फीचर बेनिफिट चाइना की प्रोडक्ट में भी आ जाता है। बट ये है कि जो जापानीज चीज है उसके अंदर जो है वो लोग कहेंगे कि बेशक वो उसके अंदर भी वो आ गया है, वो फीचर बेनिफिट आ गया, बट ये है कि ये ब्रांड है तो ये लेना है। तो सर ये चीज काउंट होती है। जी बिल्कुल, आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन, आपकी क्वालिटी में जो एफिकेसी है वो मैटर करती है, वो काउंट करती है। कंपनीज में जैसे अगर हम अगेन इसको कंपेयर करें तो मोबाइल फोन्स में एप्पल आईफोन है तो आईफोन का अगर कोई फीचर, कोई क्वालिटी है, वो दूसरा कोई मोबाइल फोन भी दे दे तब भी लोग उस फीचर की वजह से वो बाय नहीं कर लेते, क्योंकि लोग इस बात पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई एप्पल की जो क्वालिटी है दैट इज बेटर देन एनी अदर मोबाइल फोन। सेम जैसे आप जापानीज और चाइनीज को कंपेयर कर रहे हैं, चाइना कॉपी कर भी ले जापानीज प्रोडक्ट को, वो फीचर ऐड कर भी दे, तब भी लोग ट्रस्ट या उनका जो है वो फेथ यही है कि जापानीज की क्वालिटी बेटर है, वो उसको ऑन करेंगे, उसको प्रेफर करेंगे। तनवीर का कुछ बिल्कुल सही। पॉइंट है जी। तनवीर आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? जी तनवीर, आपने हैंड रेज किया था। सर, हेलो जी जी तनवीर। सर, मैं यही कहने लगा था कि वो वीवो कंपनी है, वो आईफोन के फीचर्स ऐड करके और लो प्राइस में वही चीजें दे रही है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज। आपकी आवाज नहीं क्लियर आई, मैं समझ नहीं सका। आप चैट में टेक्स्ट करें, मैं आपके क्वेश्चन को रीड आउट करके तो। सर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वीवो की कंपनी, जैसे आपने अभी बात की है, मैं कर लगा था कि वीवो अगर आईफोन फीचर दे रहा है तो उसने आईफोन को पहले परचेज किया, कंपनी ने उसको उसके फीचर्स देखे और उसने लो प्राइस में वही चीजें ली है, जिसकी वजह से वो मार्केट में उसने बहुत सारी ग्रो की है। हाँ जी बिल्कुल ये ऐसे ही। उसका बहुत बड़ा मतलब हेड है जी बिल्कुल, यही हम अकॉर्डिंग कह टू रहे हैं यू। कि वो एक फीचर आप कोई भी दे दें, कोई भी फीचर हो, कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसको कॉपी ना जी किया जी जा सके, तो दूसरे कंपनीज डेफिनेटली उसको कॉपी कर लेंगे। तो जब वो कॉपी कर लेंगे तो आपका वो फीचर खत्म हो जाएगा। तो यही कहने हैं कि सस्टेन कंपेटिटिव एडवांटेज है ये कि एक चीज कर ली, जी सर। नेक्स्ट जाना, दूसरे जितनी देर में उसको कॉपी कर रहे हैं, आपने उसका बेनिफिट गेन कर लिया, आप नेक्स्ट मूव कर गए, आप एक स्टेप और आगे निकल गए, आपने एक नया फीचर दे दिया, एक नई चीज दे दी, अब वो आपको एडवांटेज अगेन मिल गया। सो ये कंपेटिटिव एडवांटेज को सस्टेन करने का कंसर्न या उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है। तो ये जी यहाँ तक कि फिर हम इसको होल्ड करते हैं, इसको आप रिव्यू कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। आपकी नेक्स्ट अजीम साहब के साथ भी लेक्चर है, तो जो सा है यहाँ तक बात करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा जो सा है वो सीरियस हो जाएं, इससे रेलेवेंट बहुत से लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया, एंड पे मैंने कंटिन्यूसली इसको ऑब्जर्व किया है, तो पूरा टाइम जो सा है वो क्लास में अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करें, और सिर्फ अटेंडेंस ना हो बल्कि आपकी इन्वॉल्वमेंट भी हो, पार्टिसिपेशन भी हो। एक दो तीन लोगों ने ही अपनी इन्वॉल्वमेंट शो की है, बाकी पता नहीं हैं भी हैं साथ के नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। यामिन आप बात कर रहे हैं, मुझे पता है आप किस टाइम पे आए हैं, कब आपने ज्वाइन किया, तो अभी आप। नहीं सर, मैंने स्टार्ट में ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि सर कॉल कट जाती है, और जब मैंने ज्वाइन किया है तो मतलब टाइमली ही ज्वाइन किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर मैंने ये बात पूछनी थी, आपने जब मोबाइल फोन की बात की थी, सॉफ्टवेयर की, तो सर आजकल देखा गया है कि
कुछ मोबाइल ऐसे हैं कि कंपनीज डिफरेंट है, लेकिन उनके जो सॉफ्टवेयर हैं, उनकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल सेम है। देखिए डेफिनेटली वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, तो कंपनी डिफरेंट कंपनीज एंड्रॉयड को ही यूज कर रही है। एप्पल ने अपना कंपैटिटिव एडवांटेज यही बनाया कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसने खुद डिजाइन किया है। जब उसका अपना जी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कोई दूसरा उसको कॉपी भी नहीं कर सका है, उसको एक्वायर भी नहीं कर सके। जो एंड्रॉयड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का है, गूगल का अपना फोन नहीं है, वो जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सेल आउट करती है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग ने भी बाय किया है, वीवो ने भी किया है, हुआवे ने भी किया है। डेफिनेटली सैमसंग ने जो बाय किया है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, मॉडिफाइड वर्जन है जो सैमसंग के लिए ही है, बाकी कंपनीज के है तो एंड्रॉयड ही, लेकिन अगर आप यूज करें तो थोड़ा डिफरेंट है। तो ये इतनी सी चेंजेस वो उसको एक्वायर किया है। इसके मीटिंग का टाइम जी कंप्लीट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स जी, इसको थैंक यू सो रिव्यू मच सर जी, कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। थैंक यू सर।